दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आरबीआई ने बैंक द्वारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और सेल्स पर अमेंडमेंट डायरेक्शंस जारी किए हैं। आज हम आरबीआई 2026 के नए डायरेक्शंस पर फोकस करेंगे। ये रूल्स टेलीमार्केटिंग और डार्क पैटर्न्स पर बेहद स्ट्रिक्ट हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई वेटेज रखते हैं। यह टॉपिक प्रमोशन एग्जाम्स के साथ साथ आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस और अन्य बैंक एग्जाम्स के लिए भी एक रियल गेम चेंजर है। इस सेशन में हम 10 सॉलिड और एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम बेसिक्स से मास्टरी लेवल तक क्लियर कर देंगे। तो अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह वीडियो मिस मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई 2026 के डायरेक्शंस में टेलीमार्केटिंग के लिए बहुत सख्त नियम हैं। इसे गलत मत करना। The RBI 2026 directions introduce strict rules for telemarketing. Unless the customer has given specific permission otherwise, during which hours are telemarketing calls permitted? Option A. Any time between 8 a.m. and 10 p.m. Option B. Only between 9 a.m. and 6 p.m. Option C. 24 hours a day, as long as it is an automated call. Option D. Only on weekends, between 10 a.m. and 2 p.m. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 9 a.m. to 6 p.m. अब इस रूल के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। पहले बैंक्स और एजेंसीज कस्टमर्स को कभी भी कॉल कर देते थे। सुबह 7 बजे या रात को 10 बजे भी सेल्स कॉल आते थे, जिससे लोगों की प्राइवेसी खत्म हो रही थी। आरबीआई ने देखा कि यह हैरेसमेंट बन चुका है, इसलिए उन्होंने यह टाइम विंडो फिक्स कर दी। अब रूल यह है कि सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद कोई भी प्रमोशनल कॉल नहीं की जा सकती। अगर कोई बैंक एजेंट आपको 7 बजे शाम को लोन ऑफर करता है, तो वह रूल तोड़ रहा है। लेकिन इसमें एक लॉजिकल एक्सेप्शन भी है। मान लीजिए आप जॉब करते हैं और आपने खुद बैंक से कहा है कि मुझे 8 बजे कॉल करें। इसे स्पेसिफिक कंसेंट कहते हैं। अगर कस्टमर ने खुद परमिशन दी है, तभी इस विंडो के बाहर कॉल अलाउड है। एग्जाम में याद रखिए, बिना कस्टमर की परमिशन के 9 to 6 के बाहर कॉल करना इल्लीगल है। यह रूल कस्टमर के राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। अगले सवाल में हम लोन के साथ इंश्योरेंस बेचने की गलत प्रैक्टिस को समझेंगे। कंपलसरी बंडलिंग का मतलब क्या होता है? यह सवाल एग्जाम में कई बार आता है। ध्यान से देखिए। What is the meaning of compulsory bundling as prohibited by the RBI 2026 directions? Option A. Selling a home loan and a car loan to the same customer at different times. Option B. Forcing a customer to buy an insurance policy as a mandatory condition for sanctioning a loan. Option C. Offering a free checkbook with a savings account. Option D. Asking a customer to provide an ID proof for KYC compliance. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी लोन के साथ इंश्योरेंस को जबरदस्ती बेचना। चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। बैंकिंग में क्रॉस सेलिंग एक कॉमन प्रैक्टिस है। बैंक्स चाहते हैं कि आप लोन के साथ क्रेडिट कार्ड या इंश्योरेंस भी लें। लेकिन आरबीआई ने यहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। बंडलिंग का मतलब है 2 प्रोडक्ट्स को एक साथ बेचना। जब बैंक कहता है कि अगर आप हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदेंगे, तो हम आपका होम लोन पास नहीं करेंगे, तो इसे कंपलसरी बंडलिंग कहते हैं। यह पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। कस्टमर के पास चॉइस होनी चाहिए।
बैंक इंश्योरेंस ऑफर कर सकता है लेकिन थोप नहीं सकता। ऑप्शन ए में अलग अलग टाइम पर लोन लेना नॉर्मल है। ऑप्शन सी में फ्री चेकबुक देना एक इंसेंटिव है, कोई जबरदस्ती नहीं। ऑप्शन डी तो केवाईसी है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऑप्शन बी कस्टमर के राइट टू चॉइस का वॉयलेशन है। एग्जाम में याद रखिए, कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लोन सैंक्शन करने की प्री कंडीशन नहीं हो सकता। यह एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जाती है। अगले सवाल में हम डार्क पैटर्न्स और फॉल्स अर्जेंसी के फंदे को डिकोड करेंगे। डार्क पैटर्न्स आरबीआई का नया हॉट टॉपिक है। इस पर्टिकुलर ट्रिक का नाम याद रखिएगा। The RBI directions prohibit a specific dark pattern, where an interface falsely claims that a product is in short supply or the offer is expiring soon to pressure the customer into an immediate purchase. What is this practice called? Option A. Drip pricing. Option B. False urgency. Option C. Interface interference. Option D. Bait and switch. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी फॉल्स अर्जेंसी। यह आजकल डिजिटल बैंकिंग में बहुत कॉमन हो गया है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप किसी ऐप पर लोन अप्लाई कर रहे हैं। वहां एक टाइमर चल रहा है कि यह ऑफर सिर्फ 5 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। असलियत में वह ऑफर हमेशा अवेलेबल रहता है। इसे ही फॉल्स अर्जेंसी कहते हैं। इसका मकसद होता है कस्टमर के दिमाग में फोमो क्रिएट करना, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आप डर जाते हैं कि डील हाथ से निकल जाएगी, तो आप बिना टर्म्स पढ़े क्लिक कर देते हैं। आरबीआई ने इसे अनफेयर डिक्लेयर किया है। ऑप्शन ए में ड्रिप प्राइसिंग का मतलब है हिडन चार्जेज को लास्ट स्टेप में जोड़ना। ऑप्शन सी में इंटरफेस इंटरफेरेंस का मतलब है डिजाइन से आपको कंफ्यूज करना। ऑप्शन डी में बेट एंड स्विच का मतलब है सस्ता दिखाकर महंगा बेचना। लेकिन जब टाइम या स्टॉक की कमी का नाटक किया जाता है तो वह फॉल्स अर्जेंसी है। एग्जाम में याद रखिए, कस्टमर को प्रेशर में डालकर डिसीजन लेना डार्क पैटर्न माना जाता है। अगले सवाल में हम देखेंगे कि कौन सी प्रैक्टिस डार्क पैटर्न नहीं है। यह कंफ्यूजिंग हो सकता है। हर डिजिटल प्रैक्टिस गलत नहीं होती। यहां आपको वैलिड और इनवैलिड में फर्क करना है। Which of the following practices is not classified as a prohibited dark pattern under the new RBI 2026 directions? Option A. Making it difficult for a user to find the delete account option, known as roach motel. Option B. Automatically adding insurance to a cart without user action, known as basket sneaking. Option C. Sending a reminder email to a customer who abandoned their loan application midway. Option D. Charging a higher price at the final payment step than what was shown on the listing page, known as drip pricing. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अबैंडन कार्ट का रिमाइंडर भेजना। चलिए समझते हैं कि यह सही क्यों है। बिजनेस करने के लिए कस्टमर को एंगेज करना जरूरी होता है। अगर आप लोन अप्लाई करते करते रुक गए तो हो सकता है आपका इंटरनेट चला गया हो। ऐसे में बैंक का फर्ज बनता है कि वो आपको याद दिलाए। यह हेल्पफुल है, डिसेप्टिव नहीं। इसलिए यह डार्क पैटर्न नहीं है। अब बाकी ऑप्शंस को देखिए जो गलत हैं। ऑप्शन ए में रोच मोटल का मतलब है घुसना आसान लेकिन निकलना मुश्किल, जैसे अकाउंट डिलीट बटन को छुपा देना। ऑप्शन बी में बास्केट स्नीकिंग का मतलब है आपकी जानकारी के बिना कार्ट में इंश्योरेंस जोड़ देना। ऑप्शन डी में ड्रिप प्राइसिंग का मतलब है पहले कम प्राइस दिखाना और पेमेंट के टाइम टैक्स और फीस जोड़ देना। ये तीनों कस्टमर को धोखा देने के तरीके हैं।
लेकिन रिमाइंडर भेजना एक स्टैंडर्ड सर्विस है। एग्जाम में याद रखिए, अगर इंटेंशन कस्टमर की हेल्प करना है तो वह डार्क पैटर्न नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। बिना परमिशन के कॉल्स सिर्फ 9 बजे से 6 बजे के बीच अलाउड हैं। लोन के साथ इंश्योरेंस खरीदना मैंडेटरी करना इलीगल है, यह चॉइस होनी चाहिए। फॉल्स अर्जेंसी में नकली टाइमर दिखाकर कस्टमर को जल्दी फैसला लेने पर मजबूर करते हैं। अधूरी एप्लीकेशन का रिमाइंडर भेजना लीगल है, इसे डार्क पैटर्न नहीं माना जाता। रोज मोटल डिजाइन में सर्विस से बाहर निकलना या अकाउंट डिलीट करना मुश्किल होता है। अगले सवाल में हम सरोगेट एडवर्टाइजिंग और फिनफ्लुएंसर्स के रिस्की जोन को समझेंगे। सरोगेट एडवर्टाइजिंग और इन्फ्लुएंसर्स पर आरबीआई का क्या स्टेंस है, यह जानना बहुत जरूरी है। Regarding surrogate advertising by regulated entities, consider the following statements based on the RBI 2026 directions. 1. Regulated entities are allowed to advertise banking products using brand names of alcohol or tobacco products if the target audience is adults. 2. Regulated entities must ensure that their brand is not used to promote products that are otherwise prohibited by law. 3. Engaging finfluencers, financial influencers, who act as undisclosed agents of the bank, is strictly prohibited. Select the correct option. Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेटमेंट 1 गलत है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग का मतलब है किसी बैन प्रोडक्ट का नाम यूज करके दूसरा प्रोडक्ट बेचना, जैसे शराब के ब्रांड नेम से पानी या सीडी बेचना। आरबीआई कहता है कि बैंक एक ट्रस्टेड एंटिटी है, वह अपनी इमेज को अल्कोहल या टोबैको जैसे प्रोडक्ट्स के साथ नहीं जोड़ सकता, चाहे ऑडियंस एडल्ट ही क्यों न हो, यह स्ट्रिक्टली बैन है। स्टेटमेंट 2 सही है, क्योंकि बैंक को अपनी ब्रांड रेपुटेशन बचानी होती है। स्टेटमेंट 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल फिनफ्लुएंसर्स का जमाना है। अगर कोई सोशल मीडिया स्टार बैंक से पैसे लेकर प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है तो उसे यह बताना होगा। अगर वह चुपचाप एजेंट बनकर एडवाइस दे रहा है तो यह मिसलीडिंग है। इसे अनडिस्क्लोज्ड एजेंट कहते हैं और आरबीआई ने इसे बैन किया है। एग्जाम में याद रखिए, ट्रांसपेरेंसी की है। अगर प्रमोशन है तो वह साफ दिखना चाहिए। अगले सवाल में हम डार्क पैटर्न्स की डेफिनेशन को और गहराई से चेक करेंगे। डार्क पैटर्न्स की डेफिनेशन पर सवाल अक्सर आते हैं। इसमें से कौन सा गलत है, यह पहचानना है। Which of the following combinations of dark patterns and their descriptions is incorrect? Option A. Confirm shamming, using language that makes the user feel guilty for declining an offer. For example, no thanks, I hate saving money. Option B. Nagging, repeatedly interrupting the user's workflow with requests to turn on notifications or buy a product. Option C. Interface interference, visually highlighting the option the company wants the user to click, while hiding the alternative. Option D. Bait and switch, offering a product at a high price first, then lowering it immediately, to make it look like a deal. सही जवाब है ऑप्शन डी,
यानी बेट एंड स्विच की डेफिनेशन यहाँ गलत दी गई है। चलिए इसे सही करते हैं। बेट एंड स्विच का असली मतलब होता है चारा डालना और फिर फंसाना। दुकानदार एक बहुत सस्ता प्रोडक्ट दिखाता है जो बेट है। जब आप दुकान पर जाते हैं तो वह कहता है कि स्टॉक खत्म हो गया। फिर वह आपको एक महंगा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है जो स्विच है। ऑप्शन डी में जो लिखा है यानी पहले ज्यादा प्राइस बताकर डिस्काउंट देना, उसे एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। यह एक नेगोशिएशन टैक्टिक है, डार्क पैटर्न नहीं। बाकी ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। कन्फर्म शेमिंग में इमोशनल ब्लैकमेल होता है, जैसे नो थैंक्स, आई हेट सेविंग मनी। नैगिंग का मतलब है बार बार नोटिफिकेशन भेजकर परेशान करना। इंटरफेस इंटरफेरेंस में डिजाइन से आपको कंफ्यूज किया जाता है। एग्जाम में याद रखिए, बेट एंड स्विच में प्रोडक्ट ही बदल दिया जाता है, जबकि एंकरिंग में सिर्फ प्राइस का खेल होता है। अगले सवाल में हम डिजिटल पैरिटी और एग्जिट रूल्स को समझेंगे। डिजिटल बैंकिंग में एंट्री तो आसान है, लेकिन एग्जिट का क्या, यह सवाल उसी रूल पर है। Scenario: a credit card customer tries to close their card account through the bank's mobile app. The app allows them to apply for a new card in 3 clicks, but to close the existing card, the app forces them to download a physical form, print it, sign it, and visit a branch 10 kilometers away. This violates which specific principle of the RBI directions? Option A. The principle of digital parity, ease of exit. Option B. The principle of solvency. Option C. The principle of double entry bookkeeping. Option D. The principle of cash reserve ratio. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल पैरिटी। इसे ईज ऑफ एग्जिट भी कहते हैं। आरबीआई का रूल बहुत साफ है, सिमेट्री ऑफ प्रोसेस होनी चाहिए। इसका मतलब है कि रास्ता आने का जितना आसान है, जाने का भी उतना ही आसान होना चाहिए। अगर आप मोबाइल ऐप पर 3 क्लिक में क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, तो उसे बंद करने के लिए भी 3 क्लिक ही लगने चाहिए। अगर बैंक आपको ब्रांच बुलाता है या फॉर्म प्रिंट करने को कहता है, तो वह जानबूझकर बैरियर खड़ा कर रहा है। इसे फ्रिक्शन कहते हैं। यह एक अनफेयर प्रैक्टिस है। इसका मकसद कस्टमर को थककर हार मानने पर मजबूर करना है। आरबीआई ने इसे स्ट्रिक्टली बैन किया है। ऑप्शन बी सॉल्वेंसी और डी सीआरआर तो फाइनेंशियल रेशियो हैं, इनका कस्टमर सर्विस से लेना देना नहीं है। एग्जाम में याद रखिए, डिजिटल एंट्री मतलब डिजिटल एग्जिट। आप कस्टमर को कैद करके नहीं रख सकते। अगले सवाल में हम बैंक स्टाफ के इंसेंटिव्स और मिस सेलिंग के रिस्क को देखेंगे। बैंक स्टाफ को कैसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इस पर आरबीआई ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है। To prevent conflicts of interest, the RBI directions place restrictions on how bank staff are incentivized. Which of the following practices is prohibited regarding staff incentives? Option A. Paying a fixed salary to branch staff. Option B. Linking staff incentives directly and exclusively to the volume of third-party product sales, creating high pressure. Option C. Offering training programs on product features. Option D. Evaluating staff based on customer service ratings. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी इंसेंटिव्स को सिर्फ सेल्स वॉल्यूम से जोड़ना। यह मिस सेलिंग की जड़ है। जब एक एम्प्लॉई का बोनस पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने कितनी पॉलिसी बेची, तो वह एथिक्स भूल जाता है। उसे बस अपना टारगेट पूरा करना होता है, चाहे कस्टमर को उस प्रोडक्ट की जरूरत हो या न हो। इसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं।
आरबीआई ने इसे बैन किया है। स्टाफ को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी पर नहीं। क्वालिटी ऑफ सर्विस और कंप्लायंस भी जरूरी है। ऑप्शन ए में फिक्स्ड सैलरी देना तो स्टैंडर्ड है। ऑप्शन सी ट्रेनिंग और ऑप्शन डी कस्टमर रेटिंग्स तो अच्छी प्रैक्टिस हैं। लेकिन ऑप्शन बी एम्प्लॉय को गलत काम करने के लिए मजबूर करता है। एग्जाम में याद रखिए, हाई प्रेशर सेल्स इंसेंटिव्स अब प्रोहिबिटेड हैं, ताकि कस्टमर्स को गलत प्रोडक्ट्स न चेपे जा सकें। अगले सवाल में हम मार्केटिंग कॉल्स के ऑप्ट आउट रूल्स को समझेंगे, जो बहुत सख्त हैं। अगर कस्टमर मना कर दे तो क्या बैंक फिर भी कॉल कर सकता है? यह सवाल इसी पर है। Regarding the right to opt out of marketing communications, consider the following statements. 1. Customers must be given the option to opt out of marketing calls and emails at the time of onboarding. 2. Once a customer opts out, the bank can still send marketing messages if they launch a special festive offer. 3. The opt-out preference must be recorded and respected across all channels: call, SMS, email. Select the correct option. Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। चलिए स्टेटमेंट 2 को एक्सपोज करते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है कि फेस्टिव ऑफर के नाम पर आप कस्टमर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यह सरासर गलत है। नो मीन्स नो। अगर मैंने ऑप्ट आउट कर लिया तो दिवाली हो या न्यू ईयर, मुझे मार्केटिंग मैसेज नहीं आना चाहिए। आरबीआई का रूल एब्सोल्यूट है। सिर्फ ट्रांजैक्शनल अलर्ट अलाउड हैं, जैसे ओटीपी या बैलेंस इन्फो। प्रमोशनल कंटेंट पूरी तरह ब्लॉक होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 सही है, क्योंकि अकाउंट खोलते वक्त ही कस्टमर से पूछना पड़ता है। स्टेटमेंट 3 भी सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कॉल बंद करवाई और आप मुझे ईमेल भेजने लगे। प्रेफरेंस हर चैनल पर लागू होती है। इसे सेंट्रल सेपरेशन लिस्ट कहते हैं। एग्जाम में याद रखिए, कोई भी स्पेशल ऑफर कस्टमर की प्राइवेसी से बड़ा नहीं है। ऑप्ट आउट का मतलब है फुल स्टॉप। कंप्लायंस के लिए रिकॉर्ड्स कब तक संभालने होते हैं, यह डेटा पॉइंट याद रखिए। टू एंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, द आरबीआई डायरेक्शंस 2026 mandate that all advertisements and marketing materials must be maintained as records. What is the minimum retention period for these records? Option A. 1 year from the date of withdrawal of the advertisement. Option B. 3 years from the date of release. Option C. 5 years from the date of withdrawal of the advertisement. Option D. 10 years from the date of release. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 5 years from withdrawal। यहां 2 बातें नोट करनी है। पहली है ड्यूरेशन, जो 5 साल है। दूसरी है स्टार्ट डेट। यह डेट ऑफ रिलीज नहीं, बल्कि डेट ऑफ विड्रॉल है, यानी जिस दिन वह विज्ञापन बाजार से हटा लिया गया, उसके बाद से 5 साल गिने जाएंगे। मान लीजिए एक एड 2 साल तक चला, तो जब वह बंद होगा तब से मीटर चालू होगा। इसका लॉजिक ऑडिट ट्रेल है। अगर भविष्य में कोई कस्टमर शिकायत करता है कि उसे मिसलीड किया गया था, तो आरबीआई को सबूत चाहिए। अगर बैंक रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? इसलिए एड्स, अप्रूवल नोट्स और कंप्लायंस रिपोर्ट्स सब कुछ सेव करना पड़ता है। एग्जाम में याद रखिए, यह पीरियड 3 या 10 साल नहीं,
फिक्स 5 साल है और यह विड्रॉल डेट से काउंट होता है, रिलीज डेट से नहीं। चलिए अब क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। बेट एंड स्विच में सस्ता प्रोडक्ट दिखाकर महंगा प्रोडक्ट बेचा जाता है। डिजिटल पैरिटी का मतलब है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का एग्जिट भी ऑनलाइन होना चाहिए। मिस सेलिंग रोकने के लिए सिर्फ सेल्स पर बेस्ड इंसेंटिव्स अब बैन हैं। फेस्टिव ऑफर के नाम पर ऑप्ट आउट किए हुए कस्टमर को मैसेज नहीं भेज सकते। एडवर्टाइजिंग के रिकॉर्ड्स को एड हटने के 5 साल बाद तक रखना जरूरी है। अगले सवाल में हम रिकॉर्ड कीपिंग के 5 साल वाले रूल को देखेंगे। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। अगले वीडियो में हम एक और एग्जाम फोकस टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करते रहिए। गुड लक।